Hello everyone. Good morning to all of you. I hope all are well at home. Today I am Priti Patel. I will start your chapter 1 class 7 when, where and how. Now in the previous video lecture we discussed about the monuments, famous buildings and archaeological sources. In this chapter, now in the remaining part of this chapter we will discuss about the following terms. Now term number 1 is inscriptions. We will discuss about the inscriptions in detail. Inscription means जो शिलालेख हैं या जो डिफरेंट किंग्स ने जो राइटिंग्स करवाई थी, इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव करवाए थे उनके बारे में. नाउ नेक्स्ट कॉइन्स, कौन से राजाओं ने किस प्रकार के कॉइन्स चलवाए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, उसके बाद जो पेंटिंग्स हैं डिफरेंट और स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट टर्म वी विल डिस्कस द लिटरेरी सोर्सेज. जो हमारी हिस्ट्री है वो हमारे उससे रिलेटेड जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस कोर्ट क्रॉनिकल्स. कोर्ट क्रॉनिकल्स को डिस्कस करेंगे. देन ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज. देन वी विल डिस्कस द राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. नाउ कम ऑन द बुक. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बुक. यस, इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? द राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन सॉलिड सरफेस, चाहे वो रॉक्स हो, मेटल हो, पिलर्स. इट मीन्स दैट जो राइटिंग्स रॉक पर, मेटल्स पर या पिलर्स पर राइट की जाती है, किसी स्टोन टैबलेट पर राइट की जाती है, उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शंस. नाउ इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन सॉलिड surface including rocks, metal, pillar and stone tablet and other structures. Writing in various languages and scripts, these inscriptions record royal proclamation, religious instructions and gifts to temples, people or village. Many of these available even today are attributed to the Rajput and Chol rulers. Besides, there are several inscriptions on the walls of the Taj Mahal, the Red Fort and other palace walls. All these inscriptions usually tell us about the social and economic conditions of the people and sometimes even provide dynastic list of kings or their genealogies. genealogies का मतलब होता है वंशावली का अध्ययन, study of the genealogy. Now in this paragraph it is told that जो डिफरेंट राजपूत हैं या चोल राजा हैं उन्होंने मंदिरों पर या जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट या जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर कई लेख लिखवाए थे जिनसे हमें उन राजाओं के बारे में डिटेल में पता चलता है या उनकी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में डिटेल में पता चलता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या उनकी सोशल कंडीशन के बारे में, उनकी जेनेलॉजीज़ के बारे में भी हमें पता चलता है. नाउ द कॉइन्स. कॉइन्स गिव अस इनवैल्यूएबल, कॉइन्स मीन्स सिक्के. Coins give us invaluable information about the polity and economy of a period. The writings on the coins generally convey the names, date of issue, title and portrait of kings and occasionally even their dynastic emblem. Coins throw light on art, religion, economic conditions, trade, etc. The composition of the metal or alloy used in the coins tell us about the scientific advancement attained during the corresponding period. Moreover, the distant places where the coins are excavated give an idea about the extent of the empire. The Sultans of Delhi, the Mughal Emperor, the Cholas and the other regional rulers issued many coins. Now in this paragraph, the coins tells us about the डेट ऑफ इशू, ये कब इशू हुए थे, उनके टाइटल, उन सिक्कों का नाम क्या रखा गया, कौन सी मेटल यूज़ की, कौन से राजाओं ने उन कॉइन्स को इशू करवाया या वो किस डायनेस्टी का एम्बलम थे, प्रतीक थे, सिंबल थे. एम्बलम मीन्स सिंबल. तो कॉइन्स इन सब चीज़ों पर, जब चाहे वो रिलीजन फील्ड हो, आर्ट फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो या ट्रेड या कंडीशंस का फील्ड हो, इन सब के बारे में हमें नॉलेज प्रदान करते हैं. कॉइन्स से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से राजाओं ने किस मेटल के बने हुए सिक्के चलाए थे या उनका नाम क्या था
या उनका वो किसका प्रतीक चिन्ह थे, ये सब चीज़ें हमें कॉइन से पता चलती हैं कि कौन से दिल्ली सल्तनत में उस समय कौन सा राजा था या कौन सा मुग़ल एम्परर था, कौन से चोल राजा हुए हैं, कौन से चोल राजा ने या कौन से मुग़ल एम्परर ने कौन से सिक्के चलाए, ये हमें कॉइन से पता चलता है। द पिक्चर इज़ गिवन medieval coins because this chapter is related to the medieval period. So the medieval period coins are given. You can see the different types of coins. Now the next term is painting and sculpture. जो पेंटिंग थी, चित्रकारी थी या जो मूर्ति कला थी वो किस प्रकार से थी। Now painting and sculptures also give important information about medieval Indian history. The paintings reflected themes of religion, forest life, court scenes, mythological stories, lifestyle of people and food habits of the times. Different styles of miniature painting. Miniature painting क्या होती है, ये small painting या short paintings होती हैं, अभी आप बताएंगे आपको जब इसको एक्सप्लेन करेंगे। Also evolved during this period. The bronze sculpture of the Nataraj, the dancing Shiva, is representing of the sculpture produced during the period. The sculptures were made of bronze, wood or stone and depicted figures of gods and goddesses, queen and kings. Now through the painting we learn about the important information about the medieval Indian history. जो पेंटिंग्स हैं उनकी या जो मूर्तियाँ हैं या जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला से हमें ये पता चलता है, पेंटिंग से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से जो हमारा जो मिडिवल पीरियड के राजा महाराजा थे उनका धर्म कैसा था, उनकी फॉरेस्ट लाइफ जो जंगल का जीवन था वो कैसा था, या उनकी दरबार के दृश्य कैसे थे, कोर्ट सीन्स कैसे थे, या उनकी पौराणिक कहानियाँ क्या थी, पौराणिक या माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ क्या थी, उनकी लाइफ स्टाइल या वे ऑफ लिविंग कैसा था, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी हैबिट्स, फूड हैबिट्स कैसी थी, खाने के तौर तरीके कैसे थे, ये सब चीज़ें हमें चित्रकारी और मूर्तिकला से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किस प्रकार से उनकी जो पेंटिंग थी वो डिफरेंट टाइप की थी। जैसे मिनिएचर पेंटिंग जो कि स्मॉल या शॉर्ट पेंटिंग होती थी उस समय, आप एग्जाम्पल में देख सकते थे। ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ द नटराज, जो ब्रॉन्ज से बनी हुई यानी कि कांसे से बनी हुई जो नटराज की मूर्ति है जिसमें भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया है, वो मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट या अच्छा एग्जाम्पल है। द स्कल्पचर्स वर मेड फ्रॉम, ज़्यादातर जो स्कल्पचर्स थी, मूर्तियाँ थी, वो ब्रॉन्ज की बनी होती थी या वुड या स्टोन की बनी होती थी, और उन पर जो गॉड या गॉडेसेस, राजा या महाराजा यानी देवी देवता या राजा महाराजा के फिगर्स थे वो डेपिक्टेड होते थे। किस पर? ब्रॉन्ज, वुड या स्टोन पर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज लिटरेरी सोर्सेज। आपके साहित्यिक स्रोत क्या थे, मतलब जो चीज़ें हमारी हिस्ट्री में मिडिवल पीरियड से रिलेटेड हैं उनके लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या थे। मच ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिडिवल period of Indian history comes from plethora of writing. Plethora means too much, बहुत ज़्यादा। Plethora of writing sources. These include both religious and non-religious sources available in the form of biographies and autobiographies, court chronicles, at times called नामाज in Persian. जो कोर्ट क्रॉनिकल्स होते थे उनको नामाज, जैसे अकबरनामा, हुमायूंनामा, मतलब नामा लगा होता था उनके लास्ट में फारसी भाषा में। एंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मीन्स जो तीर्थ यात्री होते थे, जो यात्रा करके यहाँ आते थे, वो अपना हिस्टोरिकल अकाउंट देते थे, ऐतिहासिक लेख लिखते थे, उनसे पता चलता है। ट्रेडर्स एंड रॉयल एम्बेसडर्स। द लिटरेरी सोर्सेज यूजुअली कैटेगराइज्ड इनटू इंडिजीनियस एंड फॉरेन। इंडिजीनियस मीन्स नेटिव, हमारे इंडिया से रिलेटेड या स्वदेशी, एंड फॉरेन राइटिंग तो आप जानते ही हो, विदेशी लेख। covering subjects such as religion, economics, politics, culture, etc. A variety of languages such as Persian, Sanskrit, Arabic, Urdu and many other regional languages were used to produce this bulk of writing. Now in these literary sources we come to know the knowledge of writing through the biographies and autobiographies. जो भी जीवनियाँ या जो आत्मकथा होती थी, बायोग्राफी का मतलब a history of a person
रिटन बाय अदर, और ऑटोबायोग्राफी मीन्स अ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जो खुद लिखता है वो आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी होती है, जो दूसरे किसी के जीवन के ऊपर लिखते हैं वो होती है आपकी बायोग्राफी। तो कोर्ट क्रॉनिकल्स मतलब जो दरबार में इतिहास हिस्टोरियंस होते थे, इतिहास जो इतिहासकार होते थे वो नामाज के नाम से बुक राइट करते थे, जैसे अकबरनामा, हुमायूंनामा और भी कई प्रकार के नामाज थे। नाउ जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो स्वदेशी भी होते थे और विदेशी भी होते थे, यानी कि जो विदेश से आते थे वो भी जो विदेशी हिस्टोरियंस थे वो राइट करते थे, और अपने इंडिया के जो स्वदेशी राइटर्स या हिस्टोरियंस होते थे वो राइट करते थे पॉलिटिकल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में। तो इस प्रकार से जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो फारसी, संस्कृत, अरबी, उर्दू ये लैंग्वेज थी जो उस समय लिखी जाती थी।